हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी 8 क्लास भूगोल को कंप्लीट रूप से पूरा करेंगे लोग, क्योंकि एससीईआरटी हम लोगों ने पढ़ चुका है, एनसीईआरटी बाकी था, उसको आज की क्लास में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले नंबर चैप्टर से। देखिए एनसीईआरटी में मैंने बिहार बोर्ड की जो किताब है उसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो हमको लग रहा है कि मोस्टली चीज़ें आप जानते होंगे पहले से। पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो अमूमन चीज़ें आप जानते होंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन। संसाधन का मैंने जैसे ही बताया था एससीईआरटी में भी कि कोई भी आपकी कोई भी चीज़ें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है वो सब संसाधन कहलाता है। यानी कि दुनिया का कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है वो संसाधन कहलाता है। यहाँ एक वर्ड लिखा है पेटेंट। पेटेंट का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ को आपका वो आविष्कार है, आपकी खोज है, तो उसको उस पर क्या कीजिएगा, आधिकारिक रूप से अपना, कानूनी रूप से अपना अधिकार बनाने के लिए उससे वर्ड का, उस शब्द का, ये जो भी विचार हो, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या कर रहा है, आप उसको कानूनी रूप से अपना अधिकार ले लिए। यानी उस चीज़ को दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन के। यानी उसको कहा था कि पेटेंट करा लेना। क्या कराता है, पेटेंट करा लेना। जैसे कि मेरा चैनल है, चैनल का नाम को अगर हम पेटेंट करा लेते हैं तो इसी चैनल का नाम का दूसरा कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, आगे जी, यहाँ लिखा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आते लोग, उसके बाद समझते लोग। उसके बाद लिखा है यहाँ पर आ गया ये संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन मैंने बताया था कि दुनिया में जो भी चीज़ें प्रकृति से हमें मिलती है और वो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन दिया नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मैंने क्या बताया था कि नवीकरणीय यानी जो हमेशा नया रहेगा, कभी भी पुराना नहीं होगा, नवीकरणीय कहलाएगा। जैसे कि सूरज, चांद, तारा, ये जल ऊर्जा, उसके बाद से आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी चीज़ें जो है कभी भी समाप्त नहीं होंगी। अनवीकरणीय यानी एक न एक दिन इसको समाप्त हो जाना है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, ये चीज़ें मैं जस्ट अभी आप लोगों को समझाया था। आ गया जी मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन मतलब जैसे इंसान बहुत सारे सामानों को बनाता है, जैसे पंखा, टेबल, कुर्सी, चेयर, आपकी जितनी भी जरूरत के सामान है जिसने मैन मेड है उसको कहा जाएगा मानव निर्मित संसाधन। अगला लिखा है ये संसाधन का भंडार। संसाधन का भंडार, संसाधन का भंडार इसलिए ज़रूरी है ताकि उसको भविष्य में उसका यूज किया जा सके। आगे जी, अब लिखा है यहाँ मानव संसाधन। मैंने बोला था कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तो वो संसाधन है। मानव भी दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, इसलिए मानव भी क्या है, दूसरे के लिए एक तरह से संसाधन है। आगे जी, आगे लिखा है कि मानव संसाधन बताइए दिया आप लोगों को। मानव संसाधन संरक्षण। अब संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि संसाधनों को ज़रूरी इसलिए बचाना है ताकि वो वर्तमान समय में भी इसका यूज किया जा सके और आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके, इसलिए संसाधनों का जो है क्या, संरक्षण जरूरी है। यहाँ लिखा है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास मतलब होता है क्या कि संसाधनों को इस तरह से यूज करें कि वर्तमान समय भी काम चल जाए और आने वाली पीढ़ी भी उसके लिए बचा रहे। यानी संसाधनों को सोच समझ कर उसका उपयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते लो, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते लो। इसमें कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दिया नहीं है, 2-3 ऑब्जेक्टिव दिया है। जैसे दिया है पहला कि निम्नलिखित में से, यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो संसाधन को जो है उसका संसाधन को निर्धारित नहीं करता है उसका मूल्य। ठीक है, उसकी उपयोगिता निर्धारित करता है, उसका मात्रा निर्धारित करता है, लेकिन उसका मूल्य जो है निर्धारित नहीं करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन जो है कैंसर उपचार की औषधियाँ जो है मानव निर्मित है। ठीक है, उसको लिखा अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं, इसकी सीमित भंडार होती है, यानी कि भंडार इसका क्या होता है, सीमित होता है। दूसरा नंबर चैप्टर आते लो, यहाँ पे जी ये रहा दूसरा नंबर चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। ये है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है कि तंजानिया। तंजानिया है कहाँ, तो लिखा हुआ अफ्रीका में। तंजानिया कहाँ है तो याद रखिएगा अफ्रीका में। तंजानिया यानी अफ्रीका में। ठीक है, बस इतना याद रखना है, तंजानिया देश कहाँ है तो अफ्रीका में है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा हुआ कि पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के किस क्षेत्रों में भेड़ का पालन किया जाता है, तो मध्यवर्ती भागों में। न्यूजीलैंड के मध्यवर्ती भागों में क्या किया जाता है, भेड़ का पालन किया जाता है। आगे जी, यहाँ लिखा है कि 90% जैसा कि आप भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहते हैं, जबकि से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या तो वह निर्जन है। ठीक है, अगला यहाँ लिखा है कि ऑस्ट्रिया का सालबर्ग। क्वेश्चन पूछेगा सालबर्ग कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक्चुअली में यूरोप में है।
कह रहा है कि कुल क्षेत्रफल का जो ज़मीन जो है लगभग 30% है, लेकिन मान के चलिए 29%, 29। अब यहाँ लिखेंगे भूमि का उपयोग देखेंगे तो यहाँ लिखा है साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति मतलब एक और इसका नाम होता है सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। सामुदायिक जो भूमि होता है उसका मतलब होता है कि वो सभी के लिए है। जैसे सामुदायिक भवन होता है, जैसे कि शमशान घाट हो गया, जैसे कि मंदिर मस्जिद हो गया, ये सब किसी के लिए होता है, उसको साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। आ गया जी। अब मिट्टी के निर्माण जो है, मैंने SCERT में आप लोगों को डिटेल्स बताया था कि मिट्टी के निर्माण जो है हज़ारों करोड़ वर्षों के बाद जो होता है, चट्टानों के घिसने टूटने और उसके वलय प्रक्रिया द्वारा जो है मिट्टी का निर्माण होता है। वही भूस्खलन जो है, भूस्खलन में बताया था कि मिट्टी को घसक के नीचे आ जाना है ना, वो भूस्खलन कहलाता है। यहाँ लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में रेकोंग पीको के निकट पंची गांव में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा जो रेकोंग पीको है ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। पहली बात, कौन से जिला में, किन्नौर जिला में। गाँव कौन सी है, पंजी गाँव है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस राज्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 गुजरता है, तो हिंदुस्तान जो हिमाचल प्रदेश से गुजरता है। किस जिले से, तो किन्नौर जिले से। कौन से क्षेत्र हो जाएगा, तो रेकोंग पीओ क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद से ये गांव कौन सा है, तो पंजी गांव है। आ गया जी। यहाँ अपक्षय का मतलब ये क्या है कि तापमान अपरिवर्तन आदि की बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा जो होता है कि मनुष्य की क्रियाकलाप है धीरे धीरे क्या हो रही है, आवरित सेलों का टूटना और क्षय कहलाता है। यानी कि किसी भी तरह से बर्बाद होना, ये सब क्षय के अंतर्गत कहलाएगा। लिखा हुआ है क्या केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाता है। आ गया जी। अब यह मिट्टी का प्रकार दिया है, मिट्टी मतलब मिट्टी का क्या क्या उपयोगिता है, बहुत सारा उपयोग है। अब यहाँ लिखा है कि मल्च बनाना। मल्च क्या होता है, अब मल्च मतलब होता है कि पौधे के बीच में अनावरित भूमि जैसे पौधे या ना भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इस मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। इसको क्या बोलते हैं, मल्च बनाना बोलते हैं। उसका लिखा है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये समतल जो क्षेत्र होता है वहाँ सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, इसको वेदिका फार्म कहा जाता है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। समुच्चय रेखीय कृषि सेम टू सेम वही हो गया। उसके बाद है रक्षक मेखलाएं। वृक्षों की कतार लगा दिए जाते पवन की गति वाले क्षेत्रों में। अगला जी, जल के बारे में जानेंगे। जल जो है 3.5% जो जल है वो क्या है, पहले जीवन के लिए ज़रूरी है। मतलब कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जो है जीव आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुए थे। यहाँ पर लिख रहा है कि 3.5 अरब वर्ष पहले। लेकिन क्वेश्चन आप लोग को दे भी सकता है ये भी कि जो जल जो है धरती पर कितना है, तो 97.3% जो है खारे पानी के रूप में, और बाकी जो 2.7% जो है वो क्या है, मीठे पानी के रूप में है। और ये सब जल जो है कितना है, 3.5 अरब वर्ष पहले का है। ठीक है, 70% जो जल है और उसमें भी 2.7 बताया, उसका 70% जो है बर्फ़ के रूप में है, बाकी जो 30% जो बची है वो पानी के रूप में है। 1975 ईस्वी में क्या हुआ कि 1975 में क्या हुआ था कि मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन मीटर वर्ष थी, जो कि वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन मीटर हो गई। यानी 1975 में एक मनुष्य के लिए 3850 घन मीटर होनी चाहिए, और अब जो मतलब 2000 में बढ़ के क्या हो गया, 6000 घन मीटर हो गया। अगला, यहाँ लिखा हुआ है कि एक टपकता हुआ नल जो है, यानी जो नल में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है टपक के, वो एक वर्ष में 1200 लीटर जल जो है बर्बाद कर देता है अगर उसको ना बंद किया जाए तो। एक साल में कितना लीटर, 1200 लीटर। ठीक है, आ गया तेलो नीचे आ जाइए।
ये लिखा है कि अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है इसमें वर्तमान में। यहाँ लिखा हुआ पानी का जो है उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ कि एक औसतम एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिदिन हम लोग कितना जल का उपयोग करते हैं। 150 लीटर। पीने में 3 लीटर, पीने में उपयोग करते हैं लोग 3 लीटर मिनिमम कर है। 5 लीटर कोई पीता है, कोई 6-7 लीटर पी लेता है, कोई 1 ही लीटर में काम चला लेता है ना। खाना बनाने में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय वगैरह में फ्लशिंग वगैरह में 40 लीटर, है ना। वस्त्र धोना, बर्तन धोना, बागवानी, ये सब मिला के लगभग 150 मीटर जो है लोग औसतन लोग जो है यूज करता है। जिसमें से मान के चलिए कि बागवानी वाला आप यूज नहीं करते होंगे, बर्तन धोना वगैरह डेली तो ही जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इतना कम से कम 150 लीटर एक भारतीय व्यक्ति जो है पानी का यूज कर रहा है। इससे कम मतलब नहीं कर रहा है, कहने का मतलब इनके हिसाब से। अब लिख रहा है कि सौराष्ट्र के प्रदेश जो है यानी गुजरात वाला जो क्षेत्र है, 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर के पास में तालुकों से पानी खरीदने के लिए एक पूर्णतः निर्भर है। तालुकों से क्या है? पानी खरीदने के लिए निर्भर है, यानी कि 1.25 लाख लोग जो है कहाँ का, सौराष्ट्र का लोग पानी खरीदने के लिए मजबूर है दूसरे जगह से। यहाँ लिखा है कि नाइट्रेट धातु और जो पीड़कनाशी जल को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। इस साइड में लिखा है कि आप जानते हैं औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर 8000 लीटर तक जल बचाने के लिए काफ़ी है। यानी 2 घंटा अगर बारिश हो जाती है वर्ष का एक दौर, यानी कि लगभग 2 घंटे वर्षा हो जाती है, तो समझिए कि 8000 लीटर जो है पानी आप जमा कर सकते हैं। लिखा है कि भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। यानी पूर्व साइड में और उत्तर पूर्व साइड में भारत क्या होता है, जो बांस जो है प्रचुर मात्रा में क्या होता है, पैदा किया जाता है। अगला जयमंडल मतलब क्या होता है कि जहाँ देखो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों जहाँ एक जगह मिलता है, जैसे कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों जहाँ मिलेगा इस क्षेत्र को कहा जाता है कि जयमंडल बोला जाता है। परितंत्र क्या होता है कि सभी जीव जंतु जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, उसको परितंत्र कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार है ना डिक्लोफिनॉक, एक्सप्रीन और इबुप्रोफेन जैसे कीटनाशक से किया जाता है, उसके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब हो जाती है। यानी कि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को दवाई दिया जा रहा है, दवाई से, और वो जीव जंतु मान के चलिए कि व्यक्ति हो या जीव जंतु हो, मतलब वो मरने के बाद अगर उसका शव जो है इसी तरह पड़ा हुआ है, जब उसको गिद्ध खाता है ना, तो गिद्ध भी उसकी किडनी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में क्या है ना, डिक्लोफिनॉक जो है, एस्पिरिन है, आदि सब दवाइयाँ जो है उसके शरीर में है। वैसे मांस को खाने के बाद गिद्ध भी जो है धीरे धीरे मरते जाते हैं। ब्रह्म कमल एक क्या है, औषधीय बूटी है। तो ब्रह्म कमल जो है क्या है, एक औषधीय बूटी है। किलकिलिया को या किलकिला को क्या कहते हैं, किंग फिशर कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग फिशर कहते हैं। यहाँ लिखा है कि शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों में एम्बुल उगते हैं। शीत प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। आगे जी, आगे देखते लो। यहाँ लिखा सुनामी के कारण ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन के क्षति के मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव के संसाधन के कारण। अगला तेलो। यहाँ लिखा है कि दावानल प्रजाति एवं वनस्पति संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। पहला, तड़ित झांसा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना। उसका मतलब है लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस तथा उष्ण के कारण आग का लग जाना है। बहुत सारे कारणों से आग लग जाता है। भारत में सूरो, चीतो, हिरण, भारतीय सारंग और मोर जो है मरना अवैध है। यहाँ लिखा है कि CITIS से द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड। उसका लिखा है कि
मोटे तौर पर पशुओं की संख्या 5,000 जातियाँ और पौधे 28,000 जातियाँ आरक्षित की गई है। अगला आते हैं लोग, खनिज और शक्ति संसाधन देखेंगे। देखिए ये क्लास तभी देखिएगा जब एससीईआरटी देखे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे छोड़ते जा रहा हूँ क्योंकि एससीईआरटी में चीज़ों को डिटेल से बताया। अभी जस्ट बताया 2-3 घंटे पहले की क्लास है, उसको जरूर देखिएगा। उसको देख लिए होंगे तो यहाँ चीज़ें कुछ भी नहीं मिस होगा, कुछ भी नहीं, यकीन मानिए कुछ भी मिस नहीं होगा। सिर्फ इसको देखिएगा तो लगेगा कि सर ऊपर ऊपर ऐसे पढ़ाते जा रहा है, ठीक है। इससे उसको लिखा है कि इस पृथ्वी पर चट्टानों के कई जो पदार्थ मिले हैं जो कि खनिज कहलाते हैं। देखिए खनिज जिसको खनन करके निकालते हैं उसको खनिज कहते हैं। अपने ये भोजन में नमक वगैरह होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ये सब चीज़ भी क्या है, चट्टान से ही प्राप्त होता है। हमें शैल मतलब चट्टान होता है, अयस्क मतलब कि जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही चट्टान जो हमारी लापर्द हो वो अयस्क कहलाएंगे। 28,000 से अधिक जो है खनिजों की पहचान की जा चुकी है, और उसमें दिया होता है कितना 2,000, या देखिए इसमें दिया 2800 खनिजों की पहचान जा चुकी है। और भारत में जो है 100 खनिजों की खोज की गई है, उसमें भी 100 दिया था, जिसमें से 30 का ही उपयोग किया जा रहा है, इसमें 30 नहीं दिया हुआ कि उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। लौ युक्त अलौ युक्त में बता दिया था, है ना। लौ यस के जो है धात्विक में कौन कौन है, अलौ युक्त कौन कौन है, यहाँ पर जी अगेन इसको दिखा देता हूँ। अब ये खनन, प्रवेदन और आखनन, वृत्त खनन, कुपकी खनन, ये सारी चीज़ें बताया था। ये सब फोटो में दिखेगा अभी आप लोग को। यहाँ देखिए लिखा हुआ कि पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, यानी सबसे ऊपर निकालिए तो वृत्त खनन, और गहन वेदन एकदम गहराई में जाएंगे तो कुपकी खनन, और अधिक गहराई में जाएंगे तो कुपकी खनन, है ना। कुपकी वेदन यानी कूपक कहलाएगा, और अधिक गहराई में जाएंगे तो कुपकी खनन। और जो गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, यानी कि जिससे खोद के जाते हैं उसको कूपक कहते हैं, और जहाँ तक खोद के खनिज को निकालते हैं उसको कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है बहुत नीचे से निकाला जाता है, उन्हें बाहर निकालने के लिए कूपों की गहराई की जाती है, जिसे प्रवेदन भी कहते हैं। आसानी से खोद कर निकाल लेंगे तो आखनन कहेंगे। यहाँ लिखा है कि उत्तरी स्वीडन में लौ एस के ओंटारियो यानी कनाडा में तांबा और निकेल के नीचे पर दक्षिण अफ्रीका में लोहा वगैरह है। फ्रांस में काकेकस प्रदेश में चूना पत्थर, निक्षेप उसके बाद से जॉर्जिया, यूक्रेन मैंगनीज में अल्जीरिया, आगे बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। अब एशिया देखेंगे। एशिया के बारे में जानना है तो चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक देशों में से, यानी चीन है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब क्या है जो टीन के उत्पादन में आगे है लोग। सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन में भी उत्पादन में भी आगे है। यहाँ लिखा कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज के निक्षेप नहीं है, यानी स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज मिलने की मतलब कोई भी निशानी नहीं मिली है। यूरोप में देखेंगे तो यूरोप क्या है, विश्व में लौ अयस्क के लिए अग्रणी उत्पादक है, मतलब सबसे आगे उत्पादन में कौन है, यूरोप है। उत्तरी अमेरिका में क्या है, उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक में उत्तर में कनाडियन सील प्रदेश, एप्लेशियन प्रदेश और पश्चिम प्रदेश जो है यूरोपियन के तांबा और खनिज है ना खनन तथा कनाडियन सील्ड प्रदेश में, कोयला एप्लेशियन प्रदेश में। अब दक्षिण अमेरिका में आएंगे तो दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि का लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी उच्च कोटि का लोहा अफ्रीका में। चिली, पेरू में तांबे का अग्रिम भंडार है। ब्राज़ील में ओलोसिया विश्व के टीम के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। आगे जी अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका जो है खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है। यहाँ लिखा है कि विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी और ऑस्ट्रेलिया में है, यानी विश्व की पुरानी शैलें जो है चट्टानें वो ऑस्ट्रेलिया में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण से मात्र 30 करोड़ वर्ष के बाद का, यानी पृथ्वी के बनने के 30 करोड़ बाद का ही ये चट्टान है। कौन सा चट्टान, तो जो पश्चिमी शैल है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया जो है क्या, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे आगे है। अंटार्कटिका देखें तो ये ट्रांस अंटार्कटिक परत में कोयले और उसके अन्य भंडारों की मिलने की जो है संभावना व्यक्त की गई है। खनिजों का संरक्षण क्योंकि जानिए खनिजों को बचाना संरक्षण कहलाता है। शक्ति संसाधन जो है जिससे हमें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब परंपरागत मैंने बताया था कि परंपरागत जैसे ही आएगा अनवीकरणीय मान लीजिएगा, अनवीकरणीय मतलब समझते हैं तो परंपरागत समझ जाएंगे। आगे आएंगे लो, ईंधन का देखेंगे लो।
यहाँ लिखा है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में दिया है डिटेल से। खनिज तेल जो है लाभ, हानि और ये लाभ, ये सारी चीज़ें दी गई है डिटेल से। अब जो लाभ क्या है, वो आसानी से खनिज तेल वगैरह मिल जाता है, उसका उपयोग करते हैं। हानि जो है इसको थोड़ा सा कहीं कहीं मिलने में मुश्किल होता है, तो निकालने में बहुत खर्चा भी लगता है। ठीक, वही सारी चीज़ें दी गई। उसी तरह प्राकृतिक गैस के बारे में बताया है। अब यहाँ लिखा है ऊर्जा का परम्परागत स्रोत। ऊर्जा का परम्परागत स्रोत कौन से हो जाएंगे, जो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, वही हो जाएगा परम्परागत। जैसे कि यहाँ लिखा है जीवाश्म ईंधन, ये खत्म हो जाएगा। कोयला खत्म हो जाएगा। कोयला जो भूतपीय ऊर्जा का सबसे बड़ा मतलब ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोलियम जो है ये भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम शब्द जो है पेट्रो शब्द से बना है, जिसका पेट्रो का अर्थ होता है सेल और ओलियम का अर्थ होता है तेल। यानी कि पेट्रो मतलब सेल, पेट्रोल मतलब क्या होता है, पेट्रोल का होता है सेल, और ओलियम होता है तेल। ओलियम मतलब तेल होता है, तब पेट्रोलियम मतलब समझ आ गया आप लोगों को। यानी पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है, सेल तेल, चट्टानी वाला तेल। पेट्रोलियम को काला सोना कहा था, ये चीज़ें मैं बताया था आप लोग को। असम का डिबगई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्ण और गोदावरी नदियों में डेल्टा का निर्माण होता है। सीएनजी एक क्या है, प्रचलित पर्यावरण हितैषी जो ऑटोमोबाइल ईंधन है। यानी सीएनजी क्या है, याद रखिएगा, एकदम प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। यहाँ लिखा है कि विश्व में जल विद्युत अग्रणी उत्पादन देश में पराग्वे, नार्वे और ब्राज़ील और चीन है। यानी कि जल से विद्युत उत्पादन करने में क्या है, ये सब देश आगे है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नार्वे है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विश्व का पहला जो क्या है देश जो है जल विद्युत उत्पादन करने वाला, कौन, नार्वे। ठीक है, देखिए इसी तरह का चीज़ें देखते चलना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। टीआरई 4 वालों के लिए फिर किसी दिन जैसे एग्जाम खत्म होगा इसको और डिटेल से पढ़ाऊंगा। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में। यानी कि स्कॉटलैंड में जो है आपको स्कॉट पेन के अलाउ नहीं है जाने के लिए बस अड्डा पर और बस के अंदर। इस तरह याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे पहले बस अड्डा सौर ऊर्जा से, ठीक है, यानी कि प्रथम सौर और पवन से चलित, सौर ऊर्जा से और पवन से भी चलित, ठीक है, बस अड्डा जो बना हुआ है ना सौर ऊर्जा से पवन ऊर्जा से चलने वाली स्कॉटलैंड में। और यहाँ जल विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश नार्वे है। ठीक है, दोनों याद रखिए। यहाँ जी अब पवन ऊर्जा जानते लोग। पवन ऊर्जा में लिखा हुआ क्या कि पवन ऊर्जा ये रेडियो से करते पदार्थ है, जैसे कि जैसे यूरेनियम और थोरियम जो है इसका ईंधन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरोपियन के विशाल निक्षेप है। यूरेनियम के क्या है, विशाल निक्षेप है झारखंड वगैरह में। झारखंड के जादूगढ़ा में जानते हैं आप लोग। थोरियम जो है केरल वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। भूतापीय में देखेंगे तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है उसको भूतापीय ऊर्जा भी कहते हैं। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। यानी यूएसए जो है सबसे बड़ा संयंत्र है भूतापीय ऊर्जा का। भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, यानी हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा, और ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ था आप लोग को टीआरई में। और लद्दाख में पूगा घाटी जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश का है मणिकरण और लद्दाख का पूगा घाटी। अब यहाँ लिखा क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। तो फ्रांस में जो है पहला ज्वारीय स्टेशन फ्रांस में, ठीक है। और स्कॉटलैंड में क्या है कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से चलने वाला पहला बस अड्डा वहाँ बस का निर्माण किया गया। दूसरा जल विद्युत वाला तो आपका नॉर्वे था। आगे जी जो ये ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस द्वारा। यहाँ लिखा है कि अपशिष्ट गैसों के ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। अगला चैप्टर आते हैं, चौथा नंबर चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 देखेंगे कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया। आप लोग पता है कि कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया। कृषि, मत्स्य और संग्रहण एक अच्छे उदाहरण है प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया में क्या आता है, इस्पात वगैरह का निर्माण करना, डबल रोटी बनाना, कपड़ा बुनना, ये सब क्या है द्वितीय क्रिया का आता है। और तृतीय क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जो भी सेवा दे रहा है, यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब तृतीय क्रिया में अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर जो अर्थ है ये लैटिन भाषा शब्द एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का मतलब होता है जुताई। तो यानी खेतों की जुताई एग्रीकल्चर कहलाता है।
आगे आते लो। अब यहाँ कुछ वर्ड लिखा है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है, सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, रेशम पालन होता है, और उसके बाद पीसी कल्चर मतलब क्या होता है कि मत्स्य पालन होता है, बीटी कल्चर मतलब होता है क्या, अंगूरों का पालन यानी द्राक्षा कृषि, अंगूर पालन यानी द्राक्षा कृषि। हार्टिकल्चर क्या होता है, तो याद रखिए उद्यान कृषि, जिसमें सब्जी फूल वगैरह का, सब्जी फूल फलों का क्या उगाया जाता है। आगे जी, यहाँ प्रक्रम दिया है कि जुताई बुआई और छिड़कावन, ये सब प्रक्रिया दिया है। यहाँ जी, यहाँ लिखा है निर्वाह योग्य कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह योग्य कृषि मतलब होता है कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर, मैंने इतना खेती करना है कि हम उसको उगा के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले रहे हैं। और जो वाणिज्यिक कृषि होगा है ना, तो वाणिज्यिक कृषि बहुत बड़े स्तर पर होता है, बिजनेस करने के उद्देश्य से होता है। यहाँ लिखा आदिम निर्वाह जो है स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु चरण शामिल है। यहाँ लिखा है कि स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन क्षेत्रों में भी किया जाता है। यहाँ कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि है उसका अलग अलग नाम है। यहाँ भी देखते हैं क्या नाम है। झूम कृषि तो उत्तर भारत में ठीक है, मिल्पा मैक्सिको में उसमें भी दिया था, रोका ब्राज़ील दिया था, लदांग मलेशिया दिया था, ठीक है। आगे जी, अब यहाँ लिखा है कि रोपण कृषि के अंतर्गत में देखेंगे, रोपण कृषि के अंतर्गत, रोपण कृषि तो मलेशिया में रबड़ होता है, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि रोपण कृषि में मुख्य क्षेत्र में विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाते हैं। तो मलेशिया में क्या पाया जाता है, रबड़ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका चाय के लिए फेमस है। चीन चावल उत्पादन में आगे है, भारत जापान और श्रीलंका, उसके बाद भारत है, उसके बाद जापान है, श्रीलंका है, मिस्र है। तो चीन सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। गेहूं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे विस्तृत रूप से उगाया जाता है। अब मिलेट जो होता है ये मोटे अनाज होते हैं। आज उसके बाद मकई जो होता है ये जो है मध्यम तापमान, अधिक वर्षा और अत्यधिक जो होती है धूप की आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे आगे कपास देखेंगे तो इसको कपास को 210 दिन पाला रहित दिन चाहिए। पटसन को क्या बोलते हैं, सुनहरा यानी गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं पटसन को। भारत और बांग्लादेश में पटसन जो है सबसे आगे, सबसे मतलब ज़्यादा होता है। 850 ईसा ईस्वी में कालदी नाम से के अरबवासी जो बकरी चराने वाला था। यहाँ लिखा है कि दोमट मृदा जो होता है वो कॉफ़ी के लिए फेमस होता है। कॉफ़ी ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात जो है कोलंबिया, भारत है। बड़ी जोतों को क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं, मतलब बहुत बड़े स्तर पर, जैसे कि अमेरिका में होता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगला 5वां चैप्टर आते हैं लो। पांचवा चैप्टर का नाम है उद्योग। क्या नाम है, उद्योग। इसको देख लेते हैं लो। खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं प्राथमिक उद्योग है। राज्य अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा जो होता है संचालित होता है बहुत सारे उद्योग धंधे। मारुति उद्योग क्या है, लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का एक उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, जिसमें क्या होता है कि उत्पादक और मूर्तिकार कारीगरों और अथवा सबका उसमें हक होता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन जो है लिमिटेड, सुधा डेयरी जो है, ये सब क्या है, सहकारी उपक्रम के अंतर्गत है, सहकारी उपक्रम, ठीक है। तो आनंद मिल्क जो है ये है, सुधा डेयरी है, ये सब सहकारी के अंतर्गत आते हैं। आगे जी, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। आगे जी, जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो निकला हुआ था 89 तक सरकार ने सूचना में 35,598 व्यक्ति की मौत हो गई थी।
दिसंबर 2005 में चीन के गाँव में मतलब भीषण वहाँ पर समस्या आई थी, जिसके कारण लोग उसको बचा रहे थे लोगों को। यहाँ लिखा है क्योंकि आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो सनराइज उद्योग यानी उभरते हुए उद्योग को कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य केंद्र जो है कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। याद रखिए इस्पात जो है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। आ गया जी। यहाँ लिखा इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर है, बंडपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला, बोकारो, इस सब का लिखा हुआ था डेट की कौन कहाँ कब खुला हुआ था। जमशेदपुर में 1947 के पूर्व ही खोला गया था 1907 में, जो टिस्को नाम से जाता टाटा आयरन स्टील कंपनी। और ये जो 1907 में हुआ था झारखंड के साक्षी नंबर स्थान में। आ गया जी। अगला तेलो द्वितीय उत्पादक में है रोलिंग मिलाना, सहयोग उद्योग की शामिल है, सहायक उद्योग भी शामिल है। पिट्स वर्क देखेंगे तो कोयला पिट्स वर्क में सबसे उपलब्ध होता है लो अयस्क जो मेसोजोट की लोहे की खाने से प्राप्त होती है। यानी का क्या आप जानते हैं ग्रेट लैक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूमर, ऑटोमन, मिशिगन और ईडी नहीं है। यानी कि यहाँ लिखा है ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर हो गया, ह्यूमरन हो गया, ओंटारियो हो गया, मिशिगन हो गया और ईरी हो गया। ठीक है, ग्रेट लेक्स के नाम से। तो इसको याद रखिएगा है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर अगर कन्फ्यूजन होगा तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ग्रेट लेक्स के नाम पर सुपीरियर है, ह्यूमर है, ऑन्टोमिनियो है, मिशिगन और ईरी है। ठीक है, थोड़ा सा क्लास का टाइम हो गया इसीलिए थोड़ा सा। सूती वस्त्र उद्योग, धागे में कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। ठीक है, यहाँ लिखा है टेक्सटाइल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और टेक्सटिलियो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि बुनाई होना। और ये भी उसमें दिया हुआ था। 18वीं सदी के पावरलूम में पहले ब्रिटेन में किया गया था। ढाका के मसूलीपट्टनम में, मलबल में मसूलीपट्टनम, छीट, कालीकट में कई को बहुत सारे जो रंग है जो यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह बैठाए गए और बहुत सारी यहाँ पर सूती कपड़ा बनाया गया। उसको कलर करने से लेकर सूती कपड़ा बनाने से लेकर सारी क्रिया यहाँ पर होती थी, रंगने से लेकर। तो ढाका मलबल फेमस था, मछलीपट्टनम का छीट कपड़ा फेमस था, कालीकट के कैलिको, और यही कैलिको जो है जो मतलब इंग्लैंड वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस था। सूरत और बड़ोदरा में सुनहरी जरी, यानी सूरत और बड़ोदरा में जो कपड़ा फेमस था उसका नाम था सुनहरी जड़ी। पहली सफल जो है मिल बैठाई गई थी 1854 ईस्वी में। उससे पहले प्रयास किया गया था 1818 में, देख सकते हैं यहाँ पर कोलकाता में पहले बार प्रयास किया गया था। तो याद रखिएगा 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो गया। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन में अगर 1818 है तो यही होगा, 1854 नहीं होगा, क्योंकि प्रथम यही था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। और पूछेगा कहाँ सबसे पहले, तो कोलकाता में। बाद में पूरी तरह से पूछेगा जो मूल रूप से स्थापित किया गया कपड़ा मिल कहाँ पर, तो 1854 में, कहाँ में, मुंबई में। 59 में जो है खंबात में किया गया है ना, जो कि अहमदाबाद गुजरात वगैरह क्षेत्र में है ना। अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता भारत का, ये भी पीछे बताया हूँ जस्ट अभी आप लोग को, क्योंकि इंग्लैंड का एक शहर, एक जगह है मैनचेस्टर, जहाँ पर कपड़े के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस जगह है, इसीलिए बाकी सभी जगहों पर भी मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ लेकर क्या आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुछ उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। 1/3 हिस्सा लिखा हुआ है, ठीक है, 1/3 और उसमें 1/4 हिस्सा लिखा हुआ था। ये ओशांग जो शहर है ये भी जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए में भी आयात किया जाता है। अब अंतिम चैप्टर आते हैं, लो चैप्टर नंबर 6। लोहा एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़े संसाधन होता है। लोहा क्या होता है, सॉरी लोहा बोल रहा हूँ, देखिए वो पिछला ही चैप्टर देख रहा हूँ। लोग जो होते हैं, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोग क्या होते हैं कि किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़े संसाधन है। ठीक है, मानव संसाधन ये चैप्टर है। मानव संसाधन मंत्रालय जो है 1986 में इस मंत्रालय का निर्माण हुआ। यहाँ लिखा क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना संभाग और मौजूदा रोजगार अर्जन को गुणवत्ता प्रशिक्षण देने प्रदान करने के रोजगार कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करता है। तो बस इतना याद रखिए कि मानव कौशल
जो विकास योजना जो है कब शुरू किया गया? 2005 में, 2015 में। उसके बाद लिखा है कि भू राष्ट्र एक जिस प्रकार लोग फैले हुए उसे जनसंख्या वितरण कहा जाता है। 90% जो जनसंख्या वो 30% ज़मीन पर ही रहती है। दक्षिणी पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी घने पर बसे हुए क्षेत्र हैं। विश्व के 60% जो लोग हैं वो 60% लोग जो है 10 देशों में ही रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो जो है विश्व के 60% जो लोग हैं मात्र 10 ही देश में निवास करते हैं। ये 10 देश यहाँ देख सकते हैं: चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस। ठीक है। लिखा हुआ क्या आप जानते हैं जनसंख्या औसत घनत्व जो है 382 है। देखिए औसत घनत्व कितना है? 382 है। वही बिहार का 1106 है। संपूर्ण विश्व का अगर औसत घनत्व देखेंगे तो 51 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। या देखिएगा ऑब्जेक्टिव में शायद मैंने 51 नहीं बोला था, इसको करेक्ट कीजिएगा। 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है पूरी दुनिया में देखेंगे तो। और भारत में 382, बिहार में 1106। गंगा का मैदानी भाग जो होता है बहुत घना है, जबकि एंडीज पर्वत, आल्प्स और हिमालयन ये सब पर्वत जो है पर्वतों वाला क्षेत्र जो होता है विरल होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं रह सकती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो भारत का जो है क्या बोलेंगे, भारत की जो सिंधु नदी जो है भारत का उस क्षेत्र वही उसी के आसपास भारत का जो क्षेत्र बसा हुआ था, यानी सिंधु नदी का देन जो है भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र हो गया। चीन में हांगो नदी है ना। उसके बाद मिस्र में नाइल नदी है। दक्षिण अफ्रीका में क्या हीरे की खान है। जापान का ओसांग जो है भारत का मुंबई है। उसी तरह इंग्लैंड का मैनचेस्टर है। ये सभी जगह जो है सूती कपड़े के लिए फेमस है। – 1800 तक विश्व की जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती रही। 1804 में विश्व की जनसंख्या थी 1 अरब हो गई थी और 150 वर्ष बाद 1959 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 3 अरब तक पहुंच गई थी। 99 में 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या दुगुनी यानी 6 अरब हो चुकी थी। ठीक है, आगे जी। जन्म दर मृत्यु दर मालूम है, प्रत्येक 1000 बच्चे जन्म ले रहा है उसमें जितना मतलब जिंदा रह जाता है उसको जन्म बोलते हैं। और प्रत्येक 1000 जो बच्चे मर रहे हैं या मृतक कोई भी मर रहा है उसमें से जितना मतलब जितना मर जाता है उसको मृत्यु दर कहते हैं। लिंग अनुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाओं की संख्या है। यहाँ लिखा है प्राकृतिक वृद्धि दर, मतलब कि कुल कितना जिंदा ले कुल कितना मरे दोनों को घटा लेंगे तो ओरिजिनल हमें मिल जाएगा, उसी को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। उत्प्रवासी और अप्रवासी। उत्प्रवासी मतलब होता है अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं, देश को छोड़कर। अप्रवासी मतलब दूसरे देश से छोड़कर अपने देश में आते हैं। अच्छा कि अप्रवास लिखा है जब व्यक्ति एक नए देश में जाता है और मतलब जहाँ जाकर बसिएगा तो आप उस देश के लिए अप्रवास है। और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ देता है, यानी अपना देश छोड़ के चले गया तो आप उत्प्रवास कहलाए। यहाँ लिखा है कि यूनाइटेड किंगडम में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो मंद है। एक देश में जनसंख्या घनत्व अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। जनसंख्या पिरामिड द्वारा जनसंख्या घनत्व क्या होता है अध्ययन किया जाता है। आगे जी। आगे लिखा हुआ है कि जो ऑन एवरेज जो लोगों का आयु जो है वो 65 वर्ष है कि कितना वर्ष तक जिंदा लोग रहते हैं। युवा देखेंगे तो आश्रित लोग 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। कार्यरत युवा देखेंगे तो जो काम करने वाले वो 15 से 65 वर्ष के जो बीच में जो स्वयं से कार्य कर रहे हैं। सबसे कम जन्म दर वाला क्या कौन सा है तो याद रखिए जापान। आगे जी। यहाँ देखेंगे तो ये उसको बताएंगे। यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। अब इसका MCQ देख लेते लोग। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये है देख सकते हैं कि 80 क्लास का है, 8वीं क्लास का, और ये दृष्टि का है। दृष्टि का भूगोल के MCQ बुक आता है उसी में का है। ठीक है,
तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो कौन सा कथन है जो किसी भी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र एकाधिकार क्या कहलाता है भैया, वो पेटेंट कहलाता है। ठीक है, अगला जी, आपका मतलब आविष्कार हो, आपने उसको खोजा, उसी को पेटेंट बोलेंगे। दूसरा लिखा हुआ है नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन जो है सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है। तो सतत पोषणीय विकास को जो परिभाषित करता है, याद रखिएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सतत पोषणीय विकास मतलब क्या होता है कि सोच समझ कर विकास करना, सोच समझ कर संसाधनों का उपयोग करना। तो इनमें संसाधनों का उपयोग जो है आवश्यकता के और भविष्य के तुलना कर का, मतलब भविष्य को सोचते हुए आवश्यकता के हिसाब से उसका यूज करना। ठीक है, यहाँ से पर्याप्त दोहन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आएंगे, लिखा हुआ संसाधन का संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कि संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो उसे वास्तविक बोलेंगे, बिल्कुल कहेंगे, और जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं हो उसे संभाव्य कहेंगे, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे लो, इस साइड में आएंगे लो, 4 नंबर जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन, अजैव मतलब क्या होता है, जो जिंदा नहीं है, जैसे मृदा, चट्टान, वृक्ष तो जिंदा हो जाएगा, खनिज, ये 3 हो जाएगा। 1 2 4 1 2 4 किस में हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, दूसरा नंबर चैप्टर था भूमि मृदा, और ये था चैप्टर, उसको देखते हुए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कई कथनों पर विचार कीजिए। तो मृदा क्या है, एक अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से होता है, बिल्कुल अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा होता है। ह्यूमस की दर से प्रभावित होता है, नहीं ह्यूमस की दर से प्रभावित नहीं होता और बेहतर होता है। तो ऑप्शन नंबर नहीं, ह्यूमस की दर से क्या लिखा है, वनस्पति प्राणी सूक्ष्म जीव ह्यूमस की निर्माण की दर को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। ह्यूमस का जितना ही ह्यूमस ज़्यादा रहेगा उतना ही मिट्टी उपजाऊ होगा। तीसरा लिखा है उच्चावच की गुणवत्ता, ये भी सही हो जाएगा। उच्चावच की गुणवत्ता और ढाल पर मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता, नहीं ये नहीं होगा, उसकी मोटाई को प्रदर्शित नहीं करता है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक विधि तीर व ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए होता है। तो तीर ढाल पर क्या कीजिएगा, समोच्च रेखी कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, समोच्च रेखी का कृषि कर सकते हैं। जो कि तीर ढाल हो तो मिट्टी रोकने के लिए, पहाड़ी क्षेत्र में समझ रखिए मल्चिंग जो होता है वो तो मल्चिंग जो होता है जो पौने वाला क्षेत्र पर होता है, रक्षक मेखला, या मल्चिंग वेदिका फार्म किया जा सकता है। क्या कहते हैं, तीर ढालों पर वेदिका फार्म को से मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। अगला लिखा है कि पहाड़ी ढालों पर होगा तो क्या कीजिएगा, समोच्च रेखी कीजिएगा। पहाड़ी ढाल में गिद्ध को लुप्त होने क्या कारण था, गिद्ध को लुप्त होने का मेन कारण है कि ये इस तरह का दवा वगैरह का, एस्पिरिन हो गया, पीड़नाशी जो दवा है, इसका यूज करने से जो जीव जंतु मर रहे हैं उसको गिद्ध खा रहे हैं और गिद्ध भी बीमार पड़ जा रहे हैं। अगला लिखा है कि वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिनके संरक्षण और विकास के बीच में संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। क्या बनाया, उपयुक्त में से वितरण को निरूपित कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, वन्य जीव अभयारण्य और यह वनस्पति उद्यान। तो इसमें से सभी हो जाएगा है ना, जो कि इनमें से हो जाएगा जैव मंडल। क्या होगा, जैव मंडल जो है इसको बनाया गया किसके लिए, ये जैव मंडल जो है संरक्षण के लिए, संरक्षित रखने के लिए जीव जंतु को बनाया गया। अगला है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक के परितंत्र को पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त वन्य प्रजाति और वनस्पति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, इसमें से देखिए, यह विभिन्न देशों के सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, इनमें से इनके अंतर्गत पशुओं और अवैध व्यापार को प्रतिबंध लगाया गया है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही हो जाएगा। अब अगला तीसरा चैप्टर है जी, तीसरा चैप्टर से जो है पेट्रोलियम एक प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकलने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी निकालने के लिए जो है प्रवेदन विधि का हो जाता है। याद रखिए पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है प्रवेदन विधि द्वारा निकाला जाता है। कूप की खनन हो जाता है अधिक गहराई से, विवृत खनन मतलब ऊपर ऊपर होता है। आखनन मतलब होता है कि जो नीचे से निकालना, आखनन मतलब होता है कम गहराई से निकालना खनिजों को आखनन कहा जाएगा। ठीक है, आगे जी अगला क्वेश्चन है जी, धात्विक खनिजों के किन सेल समूह में पाया जाता है। तो धात्विक जो खनिज होता है वो किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा अग्नेय और कैंथ्रित में पाया जाता है धात्विक सेल। ठीक है, यानी धात्विक चट्टान जो होता है वो अग्नेय और कैंथ्रित में पाया जाता है।
अगर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ देखिएगा अधात्विक खनिजों को औषधि सेलों से के समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि दूसरा जो लिखा है खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों के नीचे पाया जाता है। तो कोयला और पेट्रोलियम कायांतरित के नीचे नहीं, कायांतरित में ही पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से काला सोना तो पेट्रोलियम कहा जाता है। काला सोना किसे कहते हैं, तो काला सोना पेट्रोलियम से बने पदार्थों को कहते हैं काला सोना। अगला लिखा है निम्नलिखित में से गैर परंपरागत मतलब होता है कि नवीकरणीय। तो नवीकरणीय इसमें से कौन दिख रहा है आपको, कौन कौन दिख रहा है, भूतापीय ऊर्जा दिख रहा है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से आपको ज्वारीय, परमाणु, बायोगैस, ये सब गैर परंपरागत होता है, मतलब ये समाप्त जल्दी नहीं होगा। निम्नलिखित में से भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो भूतापीय जो संयंत्र है वो है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश का दोनों का, हिमाचल प्रदेश क्या था, मणिकरण था, ये पुंगा घाटी था, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का मणिकरण और लद्दाख का पुंगा घाटी, वही जम्मू कश्मीर लद्दाख का पुंगा घाटी, ठीक है। बायोगैस, और यही जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ था पिछले बार में, लिखा हुआ कि बायोगैस निम्नलिखित, तो बायोगैस संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों के ऊपर विचार कीजिए। तो बायोगैस संदर्भ में अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा अपघटन होता है और बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन जैसे गैसों का मिश्रण होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, बायोगैस संगठन हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ था, जस्ट अभी पढ़े लो, फ्रांस में था, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन से एक के खनिजों की विशेषता नहीं है, तो खनिजों की जो विशेषता नहीं है ये सामान्य है, तो सामान्य नहीं है, असामान्य, ये खनिजों की विशेषता नहीं है, असामान्य नहीं है, ठीक है। खनिज की सभी स्थानों पर समान रूप से ही वितरित नहीं होता है, किंतु वे विशेष क्षेत्र या शैलों के समूह में संकेंद्रित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अबरक का प्रमुख उत्पादक नहीं करता था, झारखंड तो करता ही है, राजस्थान में थोड़ा बहुत पाया जाता है, कर्नाटक में नहीं पाया जाता अबरक, याद रखिएगा। अगला चौथा चैप्टर जी कृषि सेरीकल्चर, मालूम है कि रेशम उत्पादन से हो जाएगा, किधर गए रेशम, यहाँ आ जाएगा, रेशम कीट से, पीसी कल्चर मछली से, बीटी कल्चर अंगूर और हार्टिकल्चर सब्जी वगैरह से हो जाएगा, ठीक है, सब आपको पता ही है। उसके बाद आइए जैविक कृषि के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जैविक कृषि पर निम्नलिखित में से क्या करना है, विचार करना है। किस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। जैविक विधि द्वारा खेती से उत्पादन की लागत को कम होती है और आय अधिक होती है, ये भी सही है, दोनों कथन ही सही हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों ही। इसमें से कर असत्य कर, अच्छा असत्य ढूंढ रहा है, तो असत्य कौन हो जाएगा, है ना। फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, अनुवांशिक रूपांतरण नहीं, केवल जो है इसमें से ऑप्शन नंबर जो है बी जो है, यानी केवल 3 जो है ये गलत है, बिल्कुल सही, केवल 3 जो है असत्य है, ठीक है। अगला लिखा है कि गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो गहन मतलब क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि मतलब होता है क्या कि इसमें से इस प्रकार कृषि जो है पारिवारिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जी बिल्कुल, निर्वाह कृषि उसी कहा जाता है। दूसरा लिखा है कि कृषि में धान के फसल उगाए जाते हैं, कृषि में धान की मुख्य फसल होती है, धान जो भी फसल हो, धान भी हो सकता है। उसके बाद से दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में सघन वाले क्षेत्र में मानसूनी प्रदेशों प्रचलित है, तो ये मानसूनी क्षेत्र में ही उगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को संदर्भात्मक ध्यानपूर्वक पढ़िए। आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। तो आदिम निर्वाह कृषि में जो है क्या क्या शामिल है, तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। दूसरा लिखा है कि इनमें से कार्य कौन से कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, दूसरा नंबर कथन सत्य है, भारत में उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, ये प्रचलित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में, यानी कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जहाँ झूम कृषि भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अगला आएंगे तो झूम कृषि कहाँ बोलते हैं, उत्तर पूर्व भारत में। मिल्पा कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा, जो मिल्पा हो जाएगा मैक्सिको में हो जाएगा, मिल्पा कहाँ हो जाएगा, मिल्पा मैक्सिको में। रोका ब्राज़ील हो जाएगा, लद्दाख मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये दिया हुआ सारा चीज़। अगला देखेंगे, ये देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है, तो कौन सी विशेषता हो जाएगी, तो ये सभी जो विशेषता हो जाएगी वाणिज्यिक कृषि के लिए सही है। वाणिज्यिक कृषि मतलब तो बहुत बड़े स्तर पर, इसमें उत्पादन भी, फसल उत्पादन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। मशीनों को उपयोग किया जाता है, बड़े स्तर पर किया जाता है। अगला है इन कृषि के फसलों को वाणिज्यिक उद्योगों में उगाई जाती है। इन कृषि कौन से, गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं जो उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, शीतोष्ण घास के मैदान, इस प्रकार की प्रमुख कृषि है। तो जो बड़े स्तर पर किया जाता है उसको वाणिज्यिक कृषि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जो बड़े स्तर पर किया जाएगा उसको वाणिज्यिक कृषि कहा जाएगा, ठीक है।
अगला रोपण कृषि, जो रोपण कृषि में कौन कौन आ जाएगा, तो रोपण कृषि के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या लिखा है, इसे बृहद पैमाने पर उगाया जाता है। तो रोपण कृषि में देखा जाएगा तो बृहद पैमाने से तो मतलब नहीं है, इस कृषि में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, असत्य है। याद रखिएगा, ये इन क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्र में ही नहीं उगाया जाता है रोपण वाला कृषि, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। रोपण कृषि जो है वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, ठीक है। रोपण कृषि जैसे चाय, कहवा, ये सब रबड़ वगैरह रोपण कृषि कहलाता है, और इसको वाणिज्यिक कृषि यानी बड़े स्तर पर खेती किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इस रोपण कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि है, और यह जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। कहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ ऑप्शन में दिया शीतोष्ण कटिबंधीय, याद रखिएगा ये नहीं होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें के उपयोग उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो यानी कि कौन सा जो है वो भोजन, उसमें चारे के लिए मतलब खेती कर लेंगे, अपना लिए भी खेती कर लेंगे, तो वो मिश्रित कृषि कहलाएगा, यानी मिक्स करना मिश्रित कृषि कहलाता है, ठीक है। धान की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो असत्य है। यहाँ कह रहा है कि असत्य है, यानी कि गलत इसमें ढूंढ रहे हैं, तो कौन सा असत्य हो जाएगा। तो याद रखिए कि इसमें असत्य जो हो जाएगा, यहाँ लिखा है कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में होता है, ठीक है। चावल के लिए उच्च तापमान, आर्द्रता अधिक और वर्षा भी चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक है। और कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि सोने के किस्म नहीं, ये नहीं है। अमन, ओस, बोरो ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये धान का प्रकार है चावल के, ओस, अमन और बोरो, ठीक है। निम्नलिखित में से मृदा कृषि के सबसे उपयुक्त क्या है। तो सबसे उपयुक्त क्या है किसके लिए, तो गेहूं के लिए। तो गेहूं के लिए दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयोगी है। कॉफ़ी के बारे में पूछ रहा है, कॉफ़ी के बारे में बताइए। तो कॉफ़ी में कह रहा है क्या, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है। इसके और दूसरा लिखा हुआ है कि इसके कृषि के लिए सुअपहारित दोमट मिट्टी भी होती है, ठीक है, ये भी ठीक है। और समतल मैदानी सर्वाधिक उपयुक्त नहीं, ये तो कॉफ़ी तो पहाड़ी क्षेत्र में भी हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अगला लिखा है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो पर्सन कहते हैं। चाय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय जो है कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु चाहिए। उष्ण जलवायु जो है चाय के लिए जरूरी नहीं है, उष्ण जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। 14 नंबर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि कौन सा असत्य, हाँ कौन सा असत्य पूछ रहा है। तो ये पहला ही जो है आपको गलत लग रहा है, क्योंकि ये दार्जिलिंग तो ठंडे प्रदेश है, इसके कृषि के लिए वर्ष भर विपरीत उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। बारिश की तो ठीक ठाक ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये गर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाय कृषि के लिए लेटराइट मिट्टी लेटराइट मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों ही असत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वां नंबर चैप्टर आएंगे लोग। निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं। तो जो कृषि होता है, खनिज होता है, ये सब प्राथमिक कृषि आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। खनिज आधारित उद्योग जो है प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। खनिज आधारित उद्योग जो होता है प्राथमिक आधारित उद्योग आता है, प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योगों को अन्य उत्पादों का पोषण के रूप में करते हैं। निम्नलिखित कारक में से यहाँ तो ये कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए, प्राथमिक उद्योग। अच्छा, उद्योग का दे रहा है, कृषि प्राथमिक क्रिया है, खनिज आधारित उद्योग जो है ये प्राथमिक उद्योग है, ठीक है। निम्नलिखित में से उद्योग को अवस्थित निर्धारित करता है। तो कच्चे माल की उपलब्धता, ये भी बाजार परिवहन, ये सारी चीज़ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला, भोपाल जो त्रासदी हुआ था 1984 में हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, मतलब 12:30 12:30 बजे हुआ था। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। संयुक्त क्षेत्रों में उद्योगों को स्वामित्व और संचालन राज्यों को व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद सहकारी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। तो केवल एक ही होगा, है ना, ये दोनों द्वारा मिलकर होता है संयुक्त क्षेत्र में। दूसरा, उसके बाद लिखा है कि सनराइज उद्योग किसे कहेंगे। तो सनराइज उद्योग अभी जस्ट देखे लो कि सनराइज जो उद्योग था वो कौन कौन था। तो याद रखिएगा, जो है ये सूचना उद्योग, शिक्षा का, ये चिकित्सा, ये सब सनराइज उद्योग आ जाएगा, है ना। 1, 2, 3 जो है सनराइज उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लॉयस्क जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखेंगे तो कोयला, चूना पत्थर, ये सब कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। यहाँ जमशेदपुर देखेंगे तो जमशेदपुर हो जाएगा आपका, ये झारखंड में हो जाएगा, जमशेदपुर झारखंड में हो जाएगा। और भद्रावती जो हो जाएगा, है ना, जमशेदपुर हो जाएगा झारखंड में, भद्रावती जो होता है कर्नाटक होना चाहिए, सेलम जो है तमिलनाडु में, और बर्नपुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये मिलान यहाँ होगा, मिला होगा। देखिए झारखंड में हो जाएगा
झारखंड जो जमशेदपुर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ में भिलाई, उड़ीसा में राउरकेला, कर्नाटक में भद्रावती, और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, और तमिलनाडु में सेलम हो जाएगा। ठीक है, टिस्को का स्थापना जो झारखंड में हुआ था 1907 में हुआ था, जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा जो है, तो प्राकृतिक जो है ऊन भी है, सिल्क भी है, और रेयन लियन नहीं होता, 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 और 3 भी, और अच्छा लिनन ये 3 हो जाएगा। ठीक है, देश का प्रथम उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? देश का प्रथम जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, प्रथम जो कोलकाता में 1818 में कोशिश किया गया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता, बाद में 1854 में किया गया था। निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। निम्नलिखित में से जापान का मैनचेस्टर तो ओसांग को कहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों को मिलाइए, तो इसमें क्या करें? बेंगलुरु दक्कन का पठार जो अवस्थित, इसका नाम सिलिकॉन पठार है, सिलिकॉन पठार। ठीक है, देश का सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने की थी, तो राज्य सरकार ने किया था कि नहीं किया था? ये तो पहला जो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका आंसर देखते लो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, राज्य सरकार ने किया था। ठीक है, इसकी पहल जो राज्य सरकार ने किया था। अगला लास्ट चैप्टर देखते लो, मानव संसाधन। लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा, ये सब कारक जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक जो वृद्धि दर होता है, याद रखिए, प्राकृतिक वृद्धि दर किसी भी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के जो अंतर होता है ना, मतलब कि कितना जिंदा रह गया कितना मर गया, इसी को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाएगा। अगला लिखा है कि अप्रवास क्या कहलाता है? तो जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवास कहलाता है। नहीं, अप्रवास तो किसी देश में जाएंगे तब, अपने देश को छोड़ेंगे, और जो लोग बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं तो उत्प्रवास कहलाता है। तो उत्प्रवास ये तो सही हो जाएगा। नहीं, ये दोनों ही असत्य है, और उत्प्रवास उल्टा हो गया, दोनों ही उल्टा कर दिया। ठीक है, दोनों ही उल्टा, ना तो एक सही है ना ही 2 सही, उल्टा बोल रहा है। ठीक है, आगे जी 4 नंबर लिखा है कि जनसंख्या पिरामिड से क्या समझते हैं? जनसंख्या पिरामिड जो है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की विधि है। ठीक है, 15 वर्ष जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम के ऊपरी भागों में, और वृद्धों के 65 वर्ष से अधिक जो है निचले भागों में रखा जाता है। ये भी सही है, बच्चों को ऊपर रखा जाता है, मतलब वृद्धा लोग को नीचे रखा जाता है, ये भी सही है। और सत्य पूछ रहा है, निम्नलिखित केवल जन्म दर जिसकी होगी जनसंख्या पिरामिड में ऊपर तीव्रता से सकरा मतलब पतला होते जाएगा। ठीक है ना, जन्म दर ऊंची होगी। ठीक है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, इसमें सत्य जो है केवल एक है, इसको देखिएगा थोड़ा सा, इसको केवल एक है, ये दोनों जो है ये जो है वृद्धा को ऊपर रखा जाता है, और जो है मतलब जन्म दर में वृद्धा को ऊपर रखा जाता है और बच्चा को नीचे रखा जाता है। ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है इसको। ठीक है, और तीसरा जो लिखा हुआ है कि इसको शर्करा नहीं होते जाता है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, वो मृत्यु दर को शर्करा करते जाता है, जबकि जन्म दर को शर्करा नहीं, मतलब वो शर्करा मतलब होता है कि पतला होते जा रहा है ना, तो ये मृत्यु दर हो रहा है, क्योंकि मृत्यु दर ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि उसको ही पतला होते जा रहा है। तो केवल एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो कैसा लगा होगा, आप सभी देखेंगे। इसमें थोड़ी सी जल्दीबाजी की वजह से थोड़ा बहुत चीज़ें मिस्टेक हुई है, लेकिन उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा है ना, क्योंकि आप सभी मैच्योर हैं। अगर छोटे बच्चे के रहते थोड़ा सा डिटेल में इसको चीज़ों को समझाना रहता है, किताबों को मैंने समझा दिया, बता दिया है ना। इस समय थोड़ा सा मेरा समय हो चुका है, आप लोगों को वीडियो तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद मिलेगा, लेकिन एक्चुअली मेरा टाइम हो गया है, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। इसको कुछ चीज़ें को अगर मिस्टेक हुआ होगा तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। रात में जो है हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे लोग, और कोशिश करता हूँ कि अभी उसको मैसेज कर देता हूँ कि कौन सी वीडियो लेके आएगा, और थोड़ा सा जल्दी लाना है। ये 2 दिनों के अंदर में जो है इतिहास और भूगोल को कोशिश करना है कि जितना हो सके कंप्लीट करने के लिए कोशिश किया जाए। मैं चाह रहा हूँ कि 3 से 4 दिनों में आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद एक अलग तरीका है मेरे पास से क्वेश्चन को रिविजन कराना, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कराना, क्वेश्चन के इर्द गिर्द चीज़ों को समझाना, ताकि एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट आप लोग के एग्जाम में आ जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, और जो है आप लोग कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि अगला जो वीडियो है किस सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या 9th क्लास का ज्योग्राफी लाया जाए या 8th क्लास का इतिहास लाया जाए। ठीक है, यानी कि 8th क्लास का तो ये भूगोल खत्म हो गया, NCERT और SCERT दोनों का। अब जो है ये कौन से लेके आ जाए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों का ये कमेंट का वेट रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोग बेहतर लगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।